नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है बायोलॉजी की इस पहली क्लास में, जिसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं जैव प्रक्रम चैप्टर को। और ये जैव प्रक्रम आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अगर आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को भी देख लेंगे, आपको समय मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर से हमने बायोलॉजी की शुरुआत की है, जिसमें मेनली हमें जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। और हम आपको सबसे पहले इस चैप्टर पे मूव करने से पहले हम आपको बायोलॉजी कैसे कवर कराएंगे, बायोलॉजी कैसे पढ़ाएंगे, बायोलॉजी कैसे सिखाएंगे, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एक स्लाइड लेते हैं और हम आपको बताते हैं इस पे हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे कैसे, बायोलॉजी सिखाएंगे कैसे। ठीक है, ठीक है। तो ये है एक बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम लोग दो तरीका से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका है एग्जाम पे फोकस हम लोग करेंगे, एग्जाम पे फोकस करेंगे। अब एग्जाम पे फोकस करने का मतलब है कि जैसे आप मास्टर से बोलते हो ना कि सर जी उहे पढ़ावल जाओ जो एग्जाम में आई, मतलब सर वही पढ़ाइए जो एग्जाम में आए। तो एक तरीका वो हो सकता है कि हम लोग बस क्वेश्चन खेलें। तो किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जैव प्रक्रम सब क्या समझते हैं। तो मास्टर पूछेगा जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, बच्चा बोलेगा जैव प्रक्रम सब ये समझते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक तरीका हो सकता है कि चैप्टर को इतना खोल कर पढ़े, चैप्टर को इतना खोल कर पढ़े कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो ही नहीं। अर्थात उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके सामने रखा जाए तो आप उस चैप्टर के टॉपिक पर खुलकर बात कर सको। तो एक तरीका ये हो सकता है। और हम आपको बता दें कि हम जो तरीका को फॉलो करने वाले हैं वह यह तरीका को फॉलो करेंगे, और यह तरीका में यह भी इंक्लूड हो जाएगा। देखो, अभी मेरे पास ये जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ऐसा है क्या? नहीं। ये जो भी आप देख रहे हो, देखो ये लेक्चर 1 है, ऐसे ही लेक्चर 2 आएगा, लेक्चर 3 आएगा। अर्थात इस चैप्टर को हम लेक्चर वाइज कवर करेंगे। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो क्लास वाइज कवर करते हो। क्या आप एक दिन में क्लास में कवर कर लेते हो जैव प्रक्रम को? नहीं। तो जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो सेम हम लोग ऑनलाइन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप एक काम करोगे, आप अपने समक्ष कॉपी और कलम लेकर बैठोगे, क्योंकि इस चैप्टर को एक ऐसे अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा, मुझे यकीन है कि आप इस चैप्टर को अभी तक इस अप्रोच के साथ नहीं पढ़े होंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और यकीन कहकर नहीं, ये दिखाकर यकीन दिलाऊंगा। रहा बात एग्जाम पे फोकस करने वाला बात, तो जब साल का अंत समय आएगा, अर्थात नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब एग्जाम पे बच्चा फोकस करता है, उस समय हम लोग आपको एक लेक्चर में एक चैप्टर को कंप्लीट करके देंगे। एक समय आएगा कि एक वीडियो में पूरा बायोलॉजी समेट कर दे देंगे, पूरा केमिस्ट्री समेट कर दे देंगे, पूरा फिजिक्स समेट कर दे देंगे। वह भी समय आएगा, लेकिन अभी हम लोगों के पास पूरा साल बचा हुआ है। तो हम लोग इतना बेसिक से पढ़ेंगे, चैप्टर को खोल खोल कर आपके सामने रख देंगे। ठीक है। तो मेरा जो अप्रोच है वह ऐसा अप्रोच रहेगा कि चैप्टर को डिटेल में पढ़े। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखो, आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। अगर हम हिंदी में बोले तो सजीव और निर्जीव के बारे में। और सजीव और निर्जीव के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो एनसीईआरटी का जब पहला पैराग्राफ देखोगे तो वहां पे यही बात लिखा हुआ है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि यह सजीव है, हम कैसे पहचान करेंगे यह निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव को पहचानने का सबसे मेजर चीज होता है उसमें दिखने वाला गुण, उसमें पाए जाने वाला कैरेक्टर। हमें कुछ कैरेक्टर को याद रखना है और उस कैरेक्टर को
हम उस जीव के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, अगर वह कैरेक्टर, वह गुण, वह विशेषता उस सजीव के अंदर उपस्थित है तो हम उस जीव को सजीव बोल देते हैं। अगर उस जीव के अंदर उपस्थित नहीं है तो हम उसे निर्जीव बोल देते हैं। तो भैया कौन कौन से वह गुण हैं, कौन कौन से वह कैरेक्टर हैं, कौन कौन सी वह विशेषता है जिसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव की पहचान करते हैं। तो आइए हम उस कैरेक्टर से, उस विशेषता से आपको मिलवाते हैं। आप एक काम करना, बार बार हम बोल रहे हैं कि आपके हाथ में कॉपी और कलम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बेड पर लेटे लेटे इस लेक्चर को मजा कर रहे हैं। तो आपके हाथ में कॉपी और कलम होनी चाहिए। अगर हम कोई बात को एक्सप्लेन करें तो ध्यान से सुनना है, कुछ लिखे तो उसको अपने नोटबुक में नोट करना है। और आपको एक और बात बता दे कि यह चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का कोई एक सा शब्द नहीं होगा जिसके बारे में आप जानते नहीं होंगे। अर्थात इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के हर एक शब्द को, शब्द भाई शब्द समझते हो, वाक्य अलग होता है, शब्द अलग होता है, तो हम लोग एनसीईआरटी के एक एक शब्द को कवर कर चुके होंगे जब ये क्लास समाप्त होगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग अर्थात सजीव और निर्जीव के वह कौन ऐसे गुण हैं जिसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव को अलग करते हैं। तो सजीव और निर्जीव को अलग करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर को, कुछ गुण को याद रखना होगा। और उस गुण को याद रखने का तरीका है मिस्टर ग्रीन। क्या तरीका है भैया? मिस्टर ग्रीन। एम फॉर मूवमेंट जिसे आप गति बोल देते हो, आर फॉर रेस्पिरेशन जिसे आप श्वसन बोलते हो, एस फॉर सेंसिटिविटी जिसे आप अनुक्रिया या संवेदनशीलता बोलते हो। इसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, इसका चेतना, कॉन्शियसनेस, इसी का एक और नाम है चेतना। सेंसिटिविटी या कॉन्शियसनेस इसी को हम बोलते हैं चेतना। जी फॉर ग्रोथ जिसे आप वृद्धि बोलते हो, आर फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हम लोग प्रजनन बोल देते हैं, जनन बोल देते हैं। ई फॉर एक्सक्रीशन जिसे आप डायरेक्ट उत्सर्जन लिख दे भाई, उत्सर्जन लिख दो, ये मलो उत्सर्जन लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन। आगे हम जानेंगे एक्सक्रीशन का आखिरकार मतलब होता क्या है। ठीक है, ये होता है उत्सर्जन। इसे आप साथ साथ नोट करते रहोगे, ये एक नोट के फॉर्म में आपका हो जाएगा। और एन फॉर न्यूट्रिशन जिसे आप पोषण बोलते हो। तो ये मिस्टर ग्रीन से आप सजीव के विशेषता को याद कर सकते हो, मिस्टर ग्रीन से आप सजीव के गुण को याद कर सकते हो। मूवमेंट गति, अब ये भैया गति का मतलब क्या होता है? देखो दो वर्ड होता है, दो वर्ड होता है। एक वर्ड का नाम है लोकोमोशन, एक वर्ड है हमारे पास लोकोमोशन, ध्यान से देखना, एक है लोकोमोशन और एक हम लोग के पास शब्द है मूवमेंट। एक शब्द है हम लोग के पास मूवमेंट। इस मूवमेंट को आप हिंदी में बोलते हो गति और इस लोकोमोशन को आप हिंदी में बोल देते हो चलन। चलन, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है, कोई बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हो, लोकोमोशन और मूवमेंट में। चलिए हम आपको बताते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। मूवमेंट अर्थात गति, गति को आप आम भाषा में हिलना डोलना भी बोल सकते हो। तो एक बात बताओ, क्या हिलने और डोलने के लिए, हिलने और डोलने के लिए हमें अपने स्थान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्या? अगर हमें हिलना है, अगर हमें डोलना है तो क्या हमें स्थान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्या? क्या अभी भी तो हम हिल रहे हैं, ये भी तो हम मूवमेंट कर रहे हैं, ये तो हम गति कर रहे हैं। क्या मेरे पोजीशन में, मेरे स्थान में कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है क्या? तो जब बॉडी में किसी भी प्रकार का चलन नहीं हो, अर्थात स्थान में परिवर्तन किए बिना ही वह हिल रहा हो, डोल रहा हो, तो उसको हम लोग मूवमेंट बोल देते हैं। और यही काम को वह अपने पोजीशन को चेंज करके करे, जैसे ये
इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन में परिवर्तन कर रहे हैं। अभी एक स्थान पर थे, अभी हम कहीं और स्थान पर चले गए, इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब अगर स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मूवमेंट बोल देते हैं, अगर स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम लोग मूवमेंट बोल देते हैं। ठीक है, एक बात बताओ कमेंट में, प्लांट जो है वह लोकोमोशन शो करता है या मूवमेंट शो करता है, कमेंट में देना जवाब इसका। ठीक है, चलिए अब हम आगे बताते हैं। एक है रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है भैया, ये रेस्पिरेशन एक चैप्टर है इसमें, जिसे हम डिटेल में जानेंगे। तो अभी अभी के लिए जान जाओ कि जिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण हो, ऊर्जा का उत्पादन हो, उन प्रक्रिया को हम लोग श्वसन बोल देते हैं। आप बोलोगे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है। ठीक है भाई, सांस लेना सांस छोड़ना श्वसन नहीं कहलाता है, उसको हम ब्रीथिंग बोल देते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वसन। ठीक है, अच्छा एक और बात जो हम बेसिक क्लास में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहां पे एक और बात आपसे हम पूछना चाहते हैं, एक और बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बेसिक में कवर हो चुका है। ये जो प्लांट है, ये प्लांट, ये जो प्लांट है, प्लांट को हम लोग ग्रीन कर देते हैं। कैसा कर देते हैं भाई, ग्रीन कर देते हैं। आइए, ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है कि CO2 को लेता है कि O2 को लेता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है या ऑक्सीजन को लेता है, ये बात आपको कमेंट बताना है। दूसरी बात है, ये है रामलाल। ठीक है भाई, रामलाल, ये बताना कि जब भी यह सांस लेगा, क्या लेगा, जब भी यह सांस लेगा तो सांस के समय ऑक्सीजन को लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है कि नाइट्रोजन को लेता है या इसके साथ कुछ और लेता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना। अगर आपको ये इसमें कुछ डाउट है तो आप हमारा बेसिक का लेक्चर देख सकते हैं, जहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि प्लांट क्या लेते हैं और ह्यूमन क्या लेता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे, ये एक है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी का वही बात है कि अगर कोई आपको सुई चुभोए तो आपको दर्द होता है, आपको कोई थप्पड़ से माने तो आपको दर्द होता है, गरम तवा पर हाथ रखो तो आपको जलन महसूस होता है, इससे ही हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर इस मार्कर को हम सुई चुभोए तो क्या ये हमसे नाराज हो जाएगा, क्या इसको दर्द होगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब इसके पास कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जो भी बाहरी परिवर्तन कुछ हो रहा है, अगर उसके खिलाफ हम लोग का शरीर कुछ प्रतिक्रिया शो कर रहा है, इससे ही हम लोग संवेदनशीलता या चेतना बोल देते हो। जैसे अगर आपके आंख के ऊपर टॉर्च को जलाया जाए, क्या जलाया जाए, तो क्या आप आंख को ऐसे 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 नहीं करोगे क्या? तो आंख जो है आपका शरीर का भाग है और ये टॉर्च है, ये बाहरी कोई परिवर्तन है जिसे आप उद्दीपन बोल देते हो, उद्दीपन, स्टिमुलाई। तो इसके प्रति आपका आंख जो है कुछ प्रतिक्रिया शो कर रहा है, अर्थात आप संवेदनशीलता दिखा रहे हो, आप चेतना शो कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही अगर बाहर का वातावरण गर्म हो जाए, गर्म, जैसा भी गर्मी का दिन चल रहा है, तो क्या आपका शरीर उस वातावरण के खिलाफ कुछ प्रतिक्रिया शो करता है? करता है। आपका शरीर पसीना बाहर निकलता है, तो पसीना बाहर निकालना वातावरण के खिलाफ प्रतिक्रिया शो करना होता है, इसे भी हम लोग चेतना बोल देते हैं। ऐसे ही तापमान घट जाए, अर्थात मौसम ठंडा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, तो हम लोग कांपते हैं, क्या करते हैं, कांपते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का गुण है जो सजीव में देखने को मिलता है। बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि भी सजीव का वह गुण है
जो किसमें देखने को मिलता है, केवल और केवल सजीव में देखने को मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या निर्जीव भी वृद्धि करते हैं क्या? क्या निर्जीव वृद्धि करते हैं क्या? भैया निर्जीव भी वृद्धि करते हैं और सजीव भी वृद्धि करते हैं। निर्जीव जो वृद्धि करते हैं वह बाह्य वृद्धि होता है, वह बाहरी वृद्धि होता है। जैसे मान लो ये मेरा कॉपी है, ये कॉपी है, अगर इस कॉपी को हम रख दे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो इस पे धूल के कण बढ़ेंगे, जमेंगे, और धूल के कण जमने से इसका जो मोटाई है यह मोटाई बढ़ जाएगा। तो जब मोटाई बढ़ जाएगा तो क्या यह भी एक प्रकार का ग्रोथ ही है? लेकिन इस पे हम लोग को चर्चा नहीं करना है, बस ये चर्चा करना है कि वृद्धि सजीव का एक गुण है। ऐसे ही एक है जनन, ये जनन भी सजीव का एक गुण है जिसके आधार पे हम सजीव की पहचान करते हैं। अगर इस पे भी हम लोग बात करें, कमेंट बताना है, ये बात करना नहीं है, कमेंट बताना, क्या सभी सजीव जनन करते हैं? क्या सभी सजीव जनन करते हैं? कमेंट में आंसर देना है। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है हमने के बॉडी में जो भी उपापचय क्रिया होता है, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का हमने के बॉडी बनता है जो हमने के लिए हार्मफुल है, उसे बाहर निकालना होता है, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग उत्सर्जन बोल देते हैं। और पोषण तो हमको पढ़ना ही है, तो ये डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आगे आइए हम आपको क्या बताते हैं, ये आपको कमेंट बताना है। तो हमने सबसे पहले ये जाना सजीव और निर्जीव की पहचान कैसे करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है उसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम आपको पोषक तत्व के बारे में बताते हैं। और ये पोषक तत्व आप कम से कम 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में ये पढ़ते आ रहे हो। पोषक तत्व क्या होता है? तो हमारे शरीर को स्वस्थ मतलब हेल्दी और ऊर्जावान रखने के लिए जो पदार्थ भोजन के रूप में लिए जाते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। जैसे मान लो आप खाना खाते हो, और खाना में क्या खाते हो? तो खाना में आप खाते हो दाल, भात, और क्या खाते हो भाई? मुर्गा। और क्या खाते हो? मुर्गा के साथ दही भी खाओ, दही के साथ चूरा खाओ, और चूरा के साथ चूहा नहीं खाओ भाई, चूहा नहीं खाओ, चूरा खाओ। और क्या खाओगे? जो भी हम लोग खाते हैं उसमें हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोषक तत्व को खा रहे होते हैं। जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोषक तत्व को खा रहे होते हैं। अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं आइए हम बताते हैं। पोषक तत्व की बात करें तो जो आप नाम सुने होंगे कार्बोहाइड्रेट का, नाम सुने हो कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है यह एक प्रकार का पोषक तत्व है। आप नाम सुने होंगे प्रोटीन का, नाम सुने हो भाई, ये प्रोटीन जो है ये एक प्रकार का पोषक तत्व है। आप नाम सुने होंगे फैट्स का, जिसे आप बोलते हो वसा, जिसे आप बोलते हो वसा, और ये वसा के चलते ही हमने के जो चर्बी जिसको बोलते हैं ये वही चर्बी है। और ये ज्यादा घी खाने से होता है, घी, तेल, मिठाई खाने से चर्बी आदमी में बढ़ जाता है। हलवाई को देखा, हलवाई को, हलवाई को जब देखोगे पूरी बेलते हुए तो सबसे पहले उसका पेट पे ध्यान देना, ये है, ये है, तो काहे सबसे ज्यादा वो लोग मिठाई खाता है। तो ये भी पोषक तत्व है जो हमने के भोजन के रूप में लेते हैं। एक और पोषक तत्व है जिसे आप बोलते हो विटामिन। तो ये विटामिन भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। अगर ये पोषक तत्वों की कमी हो गई तो बच्चों में या एडल्ट में या जीव में अनेकों प्रकार की बीमारी देखने को मिलता है। ऐसे ही होते हैं मिनरल्स, जिसे आप खनिज लवण बोल देते हो। तो ये पांचों पोषक तत्व हैं। कोई कोई इसमें हाइड्रोजन कोई कोई इसमें वाटर को भी ऐड कर लेता है, तो वो बोलते हैं 6 प्रकार के हैं। ठीक है, हम भी ऐड कर दिए। तो ये 5 पोषक तत्व होते हैं जिसे आप भोजन के रूप में लेते हो। अब यह पोषक तत्व क्यों बताए? क्योंकि हमें पोषण बताना है। तो पोषण में हम लोग पोषक तत्व कहीं लेते हैं। पोषक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स। ये पोषक तत्वों के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग मानव में पाचन पढ़ रहे होंगे, मानव में पोषण पढ़ रहे हो, वहां पे डिटेल डिस्कस करेंगे। आइए अब हम आपको थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन देते हैं। ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि आपको मानव में पाचन पढ़ना है, मानव में श्वसन पढ़ना है,
मानव में उत्सर्जन पढ़ना है और मानव में परिसंचरण पढ़ना है। तो इसका क्या मतलब होता है, आइए हम थोड़ा सा इसका आपको फील देते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, और ये आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है ह्यूमन बॉडी। ये पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा, अच्छा हमारे शरीर में पाचन तंत्र का ये रोल है, हमारे शरीर में श्वसन तंत्र का ये रोल है, और यही मूलभूत प्रक्रिया को करने के लिए भगवान, अल्लाह, जो भी बोलो, वह हमारे अंदर इस तंत्र को, इस सिस्टम को फिट किए हुए हैं। सबसे पहले अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे पहले हम ह्यूमन से आपको मिलाते हैं, और जो हमारे पास ह्यूमन है वह हमारा मित्र रामलाल है। तो जब भी हमको मेल का बात करना होगा, मेल अर्थात नर का बात करना होगा, तो हमारे पास आएंगे हमारे मित्र जिसे हम बोलते हैं रामलाल। तो ये है रामलाल। एक बात बताओ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक पार्ट, ये है हमारा यहां से लेकर यहां तक पार्ट, ठीक है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा ये वाला पार्ट है। तो अगर हम आपसे पूछे क्या इसके अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है। आम भाषा में बोले कि जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये खोखला ड्रम की तरह है, ड्रम की तरह है, ये खोखला ड्रम की तरह है। और कोई भी खोखला चीज को हम लोग नाम देते हैं कैविटी, कोई भी खोखला चीज को हम लोग नाम देते हैं क्या, कैविटी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो गुहा, जिसे आप हिंदी में नाम दोगे गुहा। जहां भी आपको खोखला चीज, जहां भी आपको खाली स्थान दिखाई दे उसे आप बोलते हो कैविटी। जहां भी खाली स्थान दिखाई दे, कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान, कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान। तो खाली स्थान को हम लोग नाम देते हैं गुहा, कैविटी। जैसे अगर मुंह की बात करें, मुंह में भी हमारा खाली स्थान है, जैसे मुंह खोल, आ कर, आ करेगा तो इसमें खाली स्थान है, तो ये खाली स्थान मुंह के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग मुख गुहा बोल देते हैं। और ये खाली स्थान शरीर के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग शरीर गुहा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, शरीर गुहा बोल देते हैं। और शरीर गुहा का मतलब होता है खाली ड्रम, और ये खाली ड्रम के अंदर ही पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अर्थात सीधा सीधा बोलो हमारा आमाशय, हमारा किडनी जिसे आप गुर्दा बोलते हो, हमारा लीवर जिसे आप यकृत बोलते हो, और यकृत का एक और नाम होता है जिगर, यकृत का ही नाम होता है जिगर। तो ऐसे ही ये सब कहाँ है, ये इस खाली ड्रम में ही है, ये शरीर गुहा में ही है। तो इस शरीर गुहा को साइड करो, और केवल इस गुहा को हम लोग बनाते हैं, क्या करते हैं, ये है गुहा। और इस गुहा में एक डायफ्राम होता है, और जो डायफ्राम का काम होता है इस गुहा को दो बराबर भाग में बांट देना। जैसे मान के चलो ये हमारा शरीर गुहा है, तो यहाँ पे जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक मांसल संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। इस संरचना को हम लोग नाम दे देते हैं डायाफ्राम, इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं डायाफ्राम। अब ये डायाफ्राम का काम क्या होता है, तो ये डायाफ्राम ये पूरा के पूरा शरीर गुहा को दो बराबर भाग में बांटने का काम करता है। तो अगर देखो ये खाली स्थान, जब यहाँ पे बीच में डायाफ्राम आ गया तो ये खाली स्थान दो भाग में बट गया, तो एक ये खाली स्थान और एक ये खाली स्थान। तो डायाफ्राम से जो ऊपर ये है कि ये है, तो डायाफ्राम से जो ऊपर का स्थान है इस स्थान को हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। डायाफ्राम के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं वक्ष गुहा, और डायाफ्राम के नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं उदर गुहा, उदर गुहा। तो डायाफ्राम के ऊपर वाले भाग को वक्ष गुहा, और डायाफ्राम के नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं उदर गुहा। और इसी गुहा में सबसे नीचे की ओर, यहाँ पे इसी गुहा में सबसे नीचे की ओर एक और गुहा होता है जिसे आप बोलते हो श्रोणी गुहा, जिसे आप पेल्विक कैविटी बोल देते हो, श्रोणी गुहा। ये क्यों बताए, क्योंकि जब हम लोग एक जनन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे वहां पे हमें मानव जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो कोई पूछे मादा का जनन तंत्र कहाँ स्थित होता है, तो आप बता पाओ इस श्रोणी गुहा में स्थित होता है, इस पेल्विक कैविटी में उपस्थित होता है। ये जो वाला पार्ट है
इससे हम लोग पेल्विक कैविटी बोलते हैं। और एक और बात, जब भी आप किसी का कंकाल देखते हो, एक सीआईडी में एक पार्ट देखोगे कि जो भी कंकाल को खोद कर निकालते हैं तो वह कंकाल से वह आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वह पुरुष का है या महिला का है। तो एक और पैरामीटर हम आपको बताते हैं इस पेल्विक कैविटी के आधार पे। तो वह कंकाल में पेल्विक कैविटी को ऑब्जर्व करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वह कंकाल पुरुष का है या महिला का है। अगर वह पेल्विक कैविटी ब्रॉड हुआ, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा हुआ, अगर उसका पेल्विक कैविटी चौड़ा हुआ तो आप आसानी से बता सकते हो यह जो कंकाल है यह महिला का है। क्योंकि महिला का पेल्विक कैविटी इसलिए चौड़ा होता है क्योंकि उसे बर्थ करना पड़ता है, बच्चों का जन्म देना पड़ता है। और जो पुरुष होगा उसका पेल्विक कैविटी नैरो होता है। नैरो का मतलब होता है पतला, संकीर्ण। तो इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं डॉक्टर कि वह किसका है, तो वह है महिला का। तो पेल्विक कैविटी के चौड़ाई के आधार पे हम लोग महिला और पुरुष की पहचान कर लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं श्रोणि गुहा। अगर हम वक्ष गुहा, उदर गुहा और श्रोणि गुहा के बारे में आपसे पूछे कि हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा है, वह वक्ष गुहा में होता है कि उदर गुहा में होता है, तो यह है डायफ्राम, और डायफ्राम के ऊपर ही होता है वक्ष गुहा। तो हमारा जो लंग्स है यहाँ पे स्थित होता है, तो लंग्स का जो पोजीशन है वह वक्ष गुहा में है। ऐसे ही कोई पूछे हमारा दिल कहाँ है, भाई बोल दिल कहाँ है, तो दिल भी कहाँ है, वक्ष गुहा में है। कहाँ पे है? अच्छा एक बात बताओ, कमेंट कर बताना है, जो हमारा दिल होता है वह लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? दिल जो है हमारा वह लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? कमेंट करके बताओ कि जो हमारा दिल है वह लेफ्ट साइड, लेफ्ट अर्थात बायां साइड में या दायां साइड में? अगर आपका आंसर है बायां, अगर आपका आंसर है बायां अर्थात लेफ्ट, तो ये आपका आंसर गलत है। अगर आपका आंसर है दायां तो यह भी आपका आंसर गलत है, क्योंकि जो हमारा दिल होता है वह ना ही बायां होता है और ना ही दायां होता है। जो हमारा दिल है वह बीच में होता है। कहां पे होता है? बीच में होता है। कैसे बताया आपको? देखिए, ये मान लो ये हमारा दिल है, तो ये दिल जो है ये हमारा बीच में होता है। तो हम तो सुन ले बानी कि बायां हो गेला। भाई ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, जिसे आप टिप या एपेक्स बोल देते हो, ये नीचे वाला भाग थोड़ा सा टिल्ट होता है। टिल्ट, टिल्ट एक मतलब झुका हुआ, ये टिल्ट होता है बायां साइड, ये टिल्ट होता है बायां साइड। तो हमारा लंग्स होता है बीच में, लेकिन नीचे का भाग थोड़ा सा झुका होता है बायां साइड में। ठीक है? हाँ, किसी किसी व्यक्ति में यह दिल का जो नीचे वाला भाग है यह दायां साइड में गिरा होता है, झुका होता है। उस कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं उसे डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोल देते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये अलग बात है, ऊपर की बात है। तो दिल नहीं बायां होता और ना ही दायां होता, दिल होता है बीच में। और झुका किधर होता है? आओ भाई दिखा देते हैं। मान ये हमारा जो है ये दिल है, तो ये दिल जो है ये दिल टिल्ट होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है? तो ये उदर गुहा, वक्ष गुहा, ये आपको अगर क्लियर है तो हम लोग बात आगे करते हैं। अगर कोई पूछे किडनी कहाँ है, कोई पूछे लीवर कहाँ है, कोई पूछे अमाशय कहाँ है, कोई पूछे पैनक्रियाज कहाँ है अर्थात अग्नाशय कहाँ है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि वह कहाँ है, उसकी पोजीशन आप बता सकते हो। अगर कोई पूछे जनन तंत्र के बारे में तो आप उसका भी पोजीशन बता सकते हो। ठीक है? चलो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रामलाल, यह रामलाल कौन चीज से मिलकर बना है? इस रामलाल का जो संरचनात्मक इकाई है वह क्या है? तो रामलाल का संरचनात्मक इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका है। और इस धरती पर किसी भी जीव को जिंदा रहना है तो उसके कोशिका को जिंदा रहना पड़ेगा। अगर किसी भी जीव को जिंदा रहना है तो उसके कोशिका को जिंदा रहना पड़ेगा। और एक और बात, किसी भी जीव को जिंदा रहना है तो उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वही ऊर्जा को आप एटीपी बोलते हो। उसी ऊर्जा को आप एटीपी बोलते हो। तो किसी भी जीव को अगर जिंदा रहना है, धरती पर अपने अस्तित्व को कायम रखना है, तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये एनर्जी बनता कहां पे है, कैसे बनता है? एनर्जी को बनाने के लिए ही
बेसिकली या मुख्य रूप से इस एनर्जी को बनाने के लिए ही हम लोग के अंदर जैव प्रक्रम की सारी घटनाएं घटती है। जैव प्रक्रम क्या कहता है कि जीव अपनी अनुरक्षण के लिए अर्थात जिंदा रहने के लिए जौन जौन प्रक्रिया को करेंगे ना, उन सभी प्रक्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम बोल देते हैं। तो जिंदा रहने के लिए बेसिक चीज रिक्वायरमेंट क्या है? तो जिंदा रहने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वह है ऊर्जा, और इस ऊर्जा को बनाने के लिए ही ये सारा का सारा सिस्टम काम कर रहा है। आइए हम बताते हैं। और ये ऊर्जा बनता कहां पे है? ये ऊर्जा बनता है कोशिका के अंदर। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक कोशिका को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने एक कोशिका को ड्रॉ करते हैं। ये है आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा कोशिका, ठीक है। तो इस कोशिका के अंदर क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। अभी के लिए जान जा ऊर्जा बनेगा, और ऊर्जा बनेगा ग्लूकोज से। कैसे बनेगा बाद में डिस्कस करेंगे। और ये ऊर्जा बनेगा ग्लूकोज से। ऊर्जा कैसे बनता है? तो ऊर्जा बनता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज नाम सुने हो? अरे भैया अभी तो बताएं। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वह एक प्रकार का मोती का माला है। देख बताते हैं। मान ले ये एक प्रकार का माला है, ठीक है। और इस माला पे लगा हुआ है छोटा छोटा मोती। इस माला पे लगा हुआ है छोटा छोटा मोती। इस माला पे लगा हुआ है छोटा छोटा, इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं। इस माला पे लगा हुआ है छोटा छोटा मोती। तो ये मोती का माला है। ये जो मोती का माला है, इस मोती के माला को हम लोग नाम देते हैं, इस मोती के पूरे माला को हम लोग नाम दे देते हैं कार्बोहाइड्रेट। इस मोती के माला को हम लोग नाम दे देते हैं कार्बोहाइड्रेट। और भैया ये जो मोती आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मोती, इस मोती को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अगर ये मोती में से इस माला को तोड़ दो, इस माला को तोड़ दो, तो आपके सामने ग्लूकोज आ जाएगा। कैसे तोड़ते हैं? अच्छा, इसी मोती के माला को तोड़ने को हम लोग पाचन बोलते हैं। अर्थात ग्लूकोज को, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में लाना ही, ग्लूकोज के रूप में तोड़ना ही बेसिकली पाचन कहलाता है। कैसे तोड़ेंगे बाद में बताएंगे। तो ये क्या है? ये जो मोती का माला को दिखाई दे रहा है, ये मोती का माला को हम लोग बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो मोती आपको दिखाई दे रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ऐसे ही हम बात करें प्रोटीन का, तो प्रोटीन भी एक प्रकार का मोती का माला है, जिसमें उसका मोती जो है वह एमिनो अम्ल है। अर्थात प्रोटीन एमिनो अम्ल के मिलने से बना है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के मिलने से बना है, ठीक है। तो यह ग्लूकोज, और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होती है। बर्न मतलब जलती है। ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोप सब देखोगे तो अंदर धड़ धड़ आग जल रहा होगा, नहीं। ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज जलती है तो यही से हमको प्राप्त होता है एटीपी, जिसे आप ऊर्जा बोलते हो। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में ही होता है। तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। एक बात बताओ, और कोनो चीज साथे साथे जली तो ओकरा साथ धुआं तो निकलवे करेगा यार। तो इसके साथ साथ धुआं निकलता है। धुआं अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट सेल का। सेल को चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा बनाने के लिए सेल को सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए ग्लूकोज, जो हमें भोजन के रूप में मिलेगा, जो हमें भोजन के रूप में मिलेगा। और एक और बात हम बता दें, क्या हमेशा हम ग्लूकोज को डायरेक्टली इंटेक करते हैं? क्या हमेशा हम लोग ग्लूकोज की इंटेक करते हैं? नहीं। हम लोग ग्लूकोज के अलग अलग रूप को करते हैं। जैसे स्टार्च को, रोटी खा रहे हैं तो स्टार्च खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कैसे मिलता है? तो ये बनता है पाचन से। क्या बनता है? पाचन से। आइए हम आपको थोड़ा सा इंट्रो खिलाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये हुआ बेसिक बात। ये है बेसिक बात कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए। अब ये ग्लूकोज कहां से मिलेगा? इसके लिए ये है हमारा ह्यूमन का
बॉडी हम आपके सामने बनाना शुरू कर रहे हैं। ये है हमारे पास ह्यूमन, ये है ह्यूमन, ये है ग्रासनली, ये है अमाशय, ये है छोटी आंत, ये है छोटी आंत। अब मान लो आप खाना में आलू पराठा को खाए, क्या खाए भाई? आप खाना में आलू पराठा को खाए। अब ये आलू पराठा आपके मुंह में गया। अब जैसे ही आलू पराठा मुंह में गया तो आप क्या करते हो? इसको चबाते हो। क्या करते हो? चबाते हो। भैया क्या पढ़ा रहे हो यार? ये बेसिक बात है। ये वीडियो देखने के बाद या पोषण पढ़ो, श्वसन पढ़ो, उत्सर्जन पढ़ो या परिवहन पढ़ो, आपको आइडिया लगेगा, आपको पता चलेगा अच्छा उत्सर्जन का ये रोल है, परिवहन का ये रोल है, पोषण का ये रोल है और श्वसन का ये रोल है। ये आलू पराठा इसमें मुंह में सबसे पहले हम चबाते हैं, चबाने के बाद ये जाता है अमाशय में। कहां जाता है? ये जाता है अमाशय में। तो अमाशय में इस खाना को मथा जाता है, जिसे हम चर्निंग मूवमेंट बोल देते हैं। बेसिकली खाना यहाँ पे मथाता है और छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। उसके बाद आता है यह छोटी आंत में, और छोटी आंत से खाना जाता है कोशिका के अंदर। और जब ये छोटी आंत में खाना आलू पराठा जाएगा ना, तो ये आलू पराठा नहीं रहता है, ये आलू पराठा बना होता है स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का। आलू पराठा होता है स्टार्च, और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आलू पराठा यहाँ पे जाते जाते यह ग्लूकोज के रूप में टूट गया होता है। तो इस आलू पराठा का ग्लूकोज के रूप में टूटना ही पाचन कहलाता है। जना कहला कि खाना पच गया। पच गया का मतलब ये नहीं होता कि खाना पच गया। पचने का मतलब होता है जो भी हमने का बड़का बड़का खसी का पीस खाए ना, वह छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में टूट गया। जो हम आलू पराठा खाए ना, वह छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में टूट गया। इसे ही हम बोल देते हैं पाचन। और यहां से छोटी आंत से यह जाता है कोशिका के पास। एक और बात बता दे, यह ग्लूकोज डायरेक्ट कोशिका के पास नहीं जाता है। यह ग्लूकोज डायरेक्ट कोशिका के पास नहीं जाता है। यह ग्लूकोज जाएगा सबसे पहले ब्लड के पास। यह ग्लूकोज जाएगा सबसे पहले ब्लड के पास। यहां से ग्लूकोज जाएगा ये ब्लड के पास, और ये ब्लड का काम होता है सेल के पास पहुंचाने का। एक अंदर की बात बता रहे हैं, इस ग्लूकोज का छोटी आंत से इस ब्लड में जाना ही ग्लूकोज का अवशोषण कहलाता है। आलू पराठा का ग्लूकोज के रूप में टूटता पाचन, और ग्लूकोज का छोटी आंत से इस ब्लड में जाने का ही अवशोषण कहलाता है। एक कहावत सुने होंगे कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सुने हो भाई? खाना खाने का पानी नहीं पीना खाना खाने के बाद। इसका मेन रीजन एक ही चीज है कि जो खाना है, खाना जो है वह आपके मुंह में बढ़िया से चबाया होना चाहिए, और आपके अमाशय में थोड़ा देर तक रुकना चाहिए। कम से कम 20 मिनट तक खाना आपके अमाशय में रुकेगा, तभी वो खाना मथा पाएगा, अर्थात छोट छोट खाना टूट पाएगा। और यहां पे रुके साथ साथ कहां पे रुके? साथ साथ रुकना चाहिए आपके छोटी आंत में। अगर ये खाना छोटी आंत में नहीं रुकेगा तो इस खाना का अवशोषण नहीं होगा। जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि लड़का खाना तो खाता लेकिन देह में लागते नहीं थे। देह में लागते नहीं के मतलब है उस खाना का अवशोषण नहीं हो रहा है। उस खाना का अवशोषण नहीं हो रहा है। अगर आप खाना खा दे, आलू पराठा खाए और लगले पानी पी लिए, तो वह खाना डाइल्यूट हो गया। खाना क्या? डाइल्यूट हो गया। तो ये खाना धड़ल्ले से यहां से मुंह से डायरेक्ट या होते यहां से चलाएगा ये बड़ी आंत के अंदर, और बड़ी आंत में खाना का पाचन भाई होबे नहीं करता है। खाना यहाँ पे सड़ेगा, खाना यहाँ पे सड़ेगा। तो खाना को कैसे भी करके पहले तो आपको खाना को सबसे पहले आपको मुंह में चबाना है, पेट में रोकना है, पेट अर्थात अमाशय में रोकना है, और छोटी आंत में थोड़ी देर के खातिर होल्ड करना है। इसी कारण से बोला जाता है 20 से 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमें खाना को अपने अमाशय में होल्ड करना है और खाना को हमें छोटी आंत में होल्ड करना है। अगर ये होल्ड नहीं होगा तो ना ही खाना का बढ़िया से पाचन हो पाएगा और ना ही खाना का बढ़िया से अवशोषण हो पाएगा। तो आप बढ़िया से जो पिज्जा, बर्गर, खस्सी, मुर्गा, दही, चूड़ा खा रहे हो, तो ना ही आपका पचित हो रहा है,
और ना ही अवशोषित हो रहा है। और इसी से आज के युवाओं में सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है वह पेट की समस्या देखने को मिल रही है, वह पेट की समस्या देखने को मिल रही है। और जो भी आप मैदा वाला चीज खाते हो ना, वो मैदा वाला चीज आपके मलाशय में, जिसको आप रेक्टम बोलते हो, वहां पे यह मैदा समोसा के छोटा छोटा कण जाके चिपक जाता है और इसके चिपकने से आपको कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे आप कॉन्स्टिपेशन बोलते हो। ये कब्ज का होकेला। सवेरे सवेरे जो आप फ्रेश होने जाते हो तो लगेगा प्रेशर आ रहा है, लेकिन वो बाहर आएगा नहीं। प्रेशर लगाओगे कि अब आएगा लेकिन वो आएगा नहीं। इससे हम बोलते हैं कब्ज। और यह कब्ज अगर 10 से 15 दिन रह गया तो यही कब्ज रूप लेता है बवासीर का। यही कब्ज रूप ले लेता है, बवासीर का रूप ले लेता है। तो ये पाचन में पढ़ेंगे, जब हमने मानव का पाचन पढ़ेंगे वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बवासीर क्या होता है, ये सारी घटनाओं को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किस ग्लूकोज को इस पाचन तंत्र से उठाकर सेल तक कैसे पहुंचाया जाए। तो सेल तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड का। अब यह इस सेल के पास तो ग्लूकोज आ गया। अब रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। अब इसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? क्या ऑक्सीजन पाचन तंत्र देगा? नहीं, ऑक्सीजन देने का काम करता है श्वसन तंत्र, जिसे आप बोलते हो हमारा फेफड़ा, लंग्स। तो ये लंग्स में, जिसमें आप सांस लेते हो, तो ये लंग्स यहां से ऑक्सीजन देता है और ये देता है सेल को। क्या ये फेफड़ा ऑक्सीजन डायरेक्ट सेल को दे देता है? एक बात याद रखो, अगर सेल को कुछ देना है तो आप सेल को डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, या सेल को किसी को देना है तो सेल डायरेक्ट किसी को नहीं दे सकता है। अगर सेल को कुछ देना है तो यह कोशिका को डायरेक्ट आप नहीं दे सकते हो, या कोशिका को कुछ देना है तो यह डायरेक्ट नहीं दे सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लड में भेजना पड़ेगा भाई, ब्लड में। तो यह ऑक्सीजन सबसे पहले जाएगा ब्लड में और इस ब्लड से होकर जाएगा कोशिका में। ठीक है, अब इसको ग्लूकोज भी मिल गया, अब इसको ऑक्सीजन मिल गया। अब ये आसानी से ऊर्जा बना सकता है। अब ये ऊर्जा बनेगा और जहां जहां कोशिका को रिक्वायरमेंट होगा वहां वहां भेजेगा। क्या यह डायरेक्ट भेज देगा? नहीं, यह भेजेगा ब्लड के माध्यम से। टेबलेट खाला पेट दर्द के, माथा दर्द के, और पेट में जाने के बाद माथा दर्द ठीक हो जाता है, अर्थात उस टेबलेट को अवशोषित करके ब्लड लेके जाता है, उसका रिक्वायरमेंट जहां पे है वहां पे लेके जाता है। रहा बात दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई नीड है नहीं, हमारे कोशिका कोई नीड है नहीं, तो कोशिका इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। क्या डायरेक्ट बाहर भेज देगा? नहीं, सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड को भेजेगा इस ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर, और सांस के माध्यम से ये बाहर आ जाए। तो ये जो आप देखे, इसे ही ये दुनिया पाचन तंत्र बोल देती है। इसे ही दुनिया ये पाचन तंत्र बोल देती है। पाचन तंत्र का मेन काम क्या होता है? जो हम खाना खाएं उसे छोट छोट कण में तोड़ दें, और इतना छोट छोट कण में तोड़ देना कि वह कोशिका के पास चला जाए। यह कार्बोहाइड्रेट को कोशिका पहचान में नहीं करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वह बृहद अणु है, मैक्रोमोलिक्यूल है, और मैक्रोमोलिक्यूल को सबसे पहले हमें बारीक बारीक कण में तोड़ना पड़ेगा, बारीक बारीक कण में तोड़ना पड़ेगा। तो ये दुनिया पाचन तंत्र बोलती है। और ये जो ब्लड का आप काम देख रहे हो ना भाई, ये ब्लड हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में, अर्थात परिवहन तंत्र में। और ये जो काम आप मानव में देख रहे हो, ये काम आप देखेगे प्लांट में भी। प्लांट में भी इस ऊर्जा को, इस ग्लूकोज को ले जाने का काम अलग करता है, जिसे जाइलम फ्लोएम बोलते हो आप, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो आप लंग्स वाला भाग देखे, ये लंग्स वाला भाग आप जो देखे, इससे ही यह दुनिया श्वसन तंत्र के नाम से जानती है। और श्वसन तंत्र का मेन काम यही होता है, वो आपके शरीर में ऊर्जा बनाने में मदद करे, ऑक्सीजन देकर। क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं वो हम जानेंगे कहाँ? चैप्टर में। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको चैप्टर के बारे में आइडिया देगा। क्या आइडिया देगा? कि पाचन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन मतलब होता है जो भी हमने अपशिष्ट पदार्थ बना उसको शरीर से बाहर निकालना। अब क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है।
तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। ये जो भी आप ये चीज पढ़ें, इसे हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में इस वाला पार्ट को पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र में इस वाला पार्ट को पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र में इस वाला पार्ट को पढ़ेंगे, और उत्सर्जन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे हेमोडायलिसिस के बारे में, क्या होता है हेमोडायलिसिस, सब बताया जाएगा आपको। आज ये थोड़ा सा आपको आइडिया देना था मैं चैप्टर को लेकर। कल हम लोग कल हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, और पोषण का मेन मतलब होता क्या है। अभी आप पोषक तत्वों को जान गए। ये स्लाइड में कोई दिक्कत होगा तो बताना, ये रफ यूज की बताया है, ये सारा चीज फिर से आएगा चैप्टर में। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसमें हम लोग स्वपोषण, परपोषण, परजीवी, मृतजीवी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।